हेलो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चों अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास के क्रम में आज बच्चों हम व्यक्तित्व के विकास पर चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों ये बाल विकास को हम विस्तार पूर्वक अभी चर्चा हो रहा है, विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम विस्तार से एक एक पॉइंट को समझेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पॉइंट वार बिंदुवार आपके परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो बच्चों अभी हम एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक समझें, जिससे हमारा क्या थिंकिंग पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि यह परीक्षा जो है जो सिर्फ यूपीटेट के लिए ही नहीं है, यह डीएलएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ जो आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा होगा, जिसे हम लोग आम भाषा में सुपरटेट कहते हैं, उसमें भी बच्चों यह आपको सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अभी बच्चों हमारे पास समय है, तो हम जो चीज़ पढ़ें विस्तार पूर्वक पढ़ें, समझें, जिससे हमें आगे भी इसका काम दे, आगे भी हमारे लिए यह हितकर सिद्ध हो। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अध्यापक पर जो यूपीटेट का पूरा सिलेबस अगर जानना है तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सिलेबस पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। साथ ही अब तक जितने 3-4 चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं सब वीडियो आपको वहां क्रम वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देर न करते हुए हम अपने इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, कंप्लीट किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। बच्चों इसमें हम व्यक्तित्व का विकास पढ़ेंगे। व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, और प्रकार में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी पर पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। ठीक है। समानतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं, इसके विकास या संगठन का क्रम अत्यंत व्यापक तथा जटिल है। व्यक्तित्व अनेक कारकों, व्यवहारकों का समग्र रूप या सम्मिश्रण है। व्यक्तित्व की परिभाषा या अवधारणा, अर्थ। व्यक्तित्व अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब। अब आप ही से ये पूछा जा सकता है कि नकाब क्या है, या पर्सोना का अर्थ क्या है, या व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। नकाब, यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते हैं ताकि दर्शकगण यह जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। ताकि दर्शकगण यह ना जान सकें कि अभिनय करने वाला कौन है। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपनी आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के आंतरिक गुण है उसकी अंतः प्रेरणा, उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रतिबिंब का प्रेक्षण उसके अवलोकन या उसके द्वारा दी गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जाता है। परिभाषाएं मन के अनुसार, मन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दिए हैं। व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहारों के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। बिंग व हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति की संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। वर्णने के अनुसार व्यक्तित्व
व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान तथा अमान गुणों का संगठन है। आगे देखिए बच्चों, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार पृथक पृथक प्रकट किए हैं। इनमें से निम्नांकित वर्गीकरण साधारणतया स्वीकार किए जाता है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसकी अंतिम माना जाता है। जैसे नंबर 1 शरीर रचना प्रकार, एक होता समाजशास्त्री प्रकार, एक होता मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो बच्चों हम पहले नंबर देखते हैं शरीर रचना का प्रकार क्या है। जर्मन विद्वान केस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार का बांटा है: शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा। समाजशास्त्री प्रकार स्प्रेंकर ने अपनी पुस्तक में टाइप्स ऑफ मेन में व्यक्तित्व के सामाजिक कार्यों तथा स्थिति के आधार पर 6 प्रकार से बताए गए। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है व्यक्तित्व शरीर रचना के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो बच्चों कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार के बांटा गया। अब किसने बांटा है? जर्मन के विद्वान केस्मर ने बांटा है। फिर बच्चों आपके पास पॉइंट आ जाता है समाजशास्त्री प्रकार। तो स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक में टाइप्स ऑफ मेन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थितियों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार बताया है। कौन कौन बताया? एक सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक बताया है। मनोवैज्ञानिक प्रकार। बच्चों अब ये देखिए आपके मनोवैज्ञानिक प्रकार क्या है। मनोवैज्ञानिक ने, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मनोविश्लेषणवादी युग के व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, यह दोनों के मिश्रित को उभयमुखी कहा गया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं में कम अनुराग होता है, वे एकांकी होते हैं, वे कर्तव्यपरायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। यह व्यवहार कुशल नहीं होता है, हंसी मजाक तथा व्यर्थ छलों में आदि नहीं फंसता है। युग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों के विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूप में विभक्त किया। यह चिंताग्रस्त होते हैं तथा अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, ये आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का धरातल पर प्रबल होता है। ये प्रायः प्रक्रियावादी होते हैं, यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होता है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों को अनुरूप होती हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूल कर लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। वह क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं।
स्वयं की पीड़ा परिस्थितियों की चिंता नहीं करते, वह चिंता मुक्त होते हैं। तो बच्चों अब देखिए उभयमुखी व्यक्तित्व। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयोमुखी या विकासोमुखी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उनकी दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब आ जाता है बच्चों व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन। अब तक हम लोगों ने अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ा, प्रकार पढ़ा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी पे पढ़ा। आज हम व्यक्तित्व के परीक्षण को अब पढ़ते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण की विधियाँ क्या है, समायोजन का अर्थ क्या है, समायोजन का उपाय क्या है। मानव विकास के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के निर्धारण करना एक समस्या रही है। वर्तमान समय में संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन आवश्यक नहीं माना जाता है, बल्कि किसी भी परियोजन हेतु व्यक्तित्व का मापन आवश्यक होता है। अतः व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां अलग अलग परियोजनों में प्रयोग की जाती हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के मापन की विधियां व्यक्तित्व के मापन में 3 प्रकार की विधियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ। अब देखते हैं बच्चों आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियाँ क्या है। सब्जेक्टिव मेथड। इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधी सूचना उसी व्यक्ति या उसके मित्र अथवा उसके सगी संबंधियों से प्राप्त कर लेते हैं। इन विधियों के आधार पर उसके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियों और आवृत्तियों आदि होती हैं। वह इनके माध्यम से सभी सूचनाएं देते हैं। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविधियां होती हैं। आत्मकथा, बायोग्राफी। इस विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों को कुछ शीर्षकों में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों, उद्देश्यों, परियोजनाओं, रुचियों, अभिरुचियों का विवरण के आधार पर निश्चित मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। परंतु इस विधि में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। व्यक्तिवृत्ति इतिहास। केस हिस्ट्री। इस विधि के अंतर्गत हम वंशानुक्रमी एवं वातावरण संबंधी तत्वों का ध्यान करते हैं जो व्यक्ति जीवन प्रभावित करते हैं। यह विधि मुख्य रूप से आत्मकथा पर निर्भर करती है। इसमें विषयी द्वारा बताए गए वृत्तांत के अतिरिक्त परिवार, इतिहास, आय, चिकित्सा पद्धति, पर्यावरण एवं सामाजिक स्थिति आदि से भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है। यह विधि प्रायः असमान व्यक्तियों के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती है। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इसमें साक्षात्कारकर्ता विषयी के आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। इसमें साक्षात्कार लेने वाले विज्ञानी विषय के प्रेरकों, आवृत्तियों तथा लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं। साक्षात्कारकर्ता में विषय को प्रभावित या सम्मोहित एवं गुमराह करके उसकी वास्तविकता का पता लगाने का गुण होना चाहिए। सूची विधि या प्रश्नावली विधि। इन्वेंटरी मेथड या क्वेश्चनायर मेथड। इस विषय के सामने एक प्रश्नावली प्रस्तुत की जाती है जिसमें 100 से लेकर 500 तक प्रश्न होते हैं। इसके उत्तर हाँ या नहीं संबंधित रहते हैं। यह विधि व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। विषय प्रश्नावली को पढ़ता जाता है और अपने उत्तरों को स्पष्ट करता जाता है। इनका प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। ये विधियाँ इस तथ्य पर आश्रित हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसे लगता है।
ये विधियाँ भी बुद्धि, रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर मानकर क्रियाशील होती हैं। इसके प्रतिपादकों का विचार है कि व्यक्तित्व को समझने के लिए विषय को जीवन एवं पर्यावरण में रखकर देखना चाहिए, ताकि उसकी आदतें, लक्षण तथा और चारित्रिक विशेषताएं प्रकट हो सके। वस्तुनिष्ठ विधि के प्रयोग में विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं। नियंत्रित विधियाँ। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही संभव है, क्योंकि पर्यावरण एवं विषय को नियंत्रण में लेकर कार्य करना कठिन है। इसमें विषय को कमरे में अकेला बैठाकर कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाता है तथा उसकी क्रियाओं, हाव भाव और प्रक्रिया का अवलोकन इस रूप से किया जाता है कि विषय निरीक्षणकर्ता को देख ना सके। वर्तमान समय में विषय के व्यवहार को चलचित्र के माध्यम से भी नोट किया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल। क्रम निर्धारण में अपनी गुणात्मक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसमें एक लंबी रेखा के नीचे खंडांश कुछ विवरणात्मक विशेषण या वाक्यांश लिखे रहते हैं। इसके एक सिरे पर वाक्यांश की चरम सीमा होती है और दूसरे पर विपरीत गुणों की चरम सीमा होती है। क्रम निर्धारक मापनी पर लक्षणों को चिन्हित कर देते हैं, जिससे यह पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति में वह गुण किस सीमा तक मिलता है। प्रक्षेपण विधियाँ। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इन विधियों के माध्यम से विषय अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं, आवृत्तियों एवं हवाई कल्पनाओं में प्रयोग कर कहानी के रूप में प्रकट करता है। इनके आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। व्यक्तित्व का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी है। वह अंत समय तक समाज में ही रहना चाहता है। वह उसी समय अधिक प्रसन्न दिखाई देता है जब कि वह स्वयं की रुचि, पसंद, आवृत्तियों वाले समूहों को प्राप्त कर लेता है। इस व्यवहारिक गतिशीलता का ही नाम समायोजन है। जब व्यक्ति अप्रसन्न दिखाई देता है तो उसके व्यवहार में कुछ समायोजन होता है। समायोजन का अर्थ मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। गेट्स एवं अन्य अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्ति स्व-विकास के लिए प्रेरकों की सहायता से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। समायोजन की प्रविधियाँ। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन को प्रभावित करने में निराशा, मानसिक संघर्ष और तनाव प्रमुख कारक होते हैं। ये तीनों अपने दुष्प्रभावों के कारण व्यक्तित्व को कुसमयोजित व्यवहार करने को बाध्य कर देते हैं। अतः इन तीनों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति को समायोजित करना हो जाता है। ये प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधियाँ। डायरेक्ट मेथड। जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजित को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इन उपायों को लागू करने में वह अपना विवेक, तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता आदि का सहारा लेता है। इन विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के अस्थायी समाधान के लिए किया जाता है। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। बाधाओं का समाधान। सॉल्विंग ऑफ ऑब्जेक्टिकल। व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त कर चेतनात्मक प्रयत्न करते हैं।
यदि इस प्रकार से बाधा समाप्त हो जाती है तो उसका मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। इस चेतनात्मक प्रयत्नों के अंतर्गत अभ्यास और लगन महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अन्य मार्ग खोजना, टू फाइंड अदर वेज। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता है तो किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना पड़ता है। इस प्रकार उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है और वह समायोजन स्थापित कर लेता है। उद्देश्य में परिवर्तन, चेंज इन एम्स। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है और न उत्पन्न बाधाओं पर विजय कर पाता है तो वह अपने उस उद्देश्य को त्याग कर समानांतर उद्देश्य को ग्रहण कर लेता है। विश्लेषण एवं निर्णय, एनालिसिस ऑफ एंड डिसीजन। जब मनुष्य परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई उपाय खोजना पड़ता है। यह रास्ता परिस्थिति का सही विश्लेषण या उचित निर्णय करने पर निर्भर होता है। अप्रत्यक्ष विधियाँ, इनडायरेक्ट मेथड। मानसिक समानता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। अतः अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों एवं दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग किया जाता है। इसको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती है तथा उसका बचाव उस समय करती है जब वह निराश के कारण चिंताग्रस्त होता है। यह अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। शोधन, समलिमेशन। शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल संवेगात्मक शक्ति आवश्यकताएं आज कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त है। पृथक्करण, दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर देता है। ऐसे व्यवहार को पलायनवादी व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। यह व्यवहार समाज विरोधी होते हैं। प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन की युक्ति तब देखने में आती है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार के प्रारंभिक रूपों में वापस चला जाता है। तदम्मन, आइडेंटिफिकेशन। तदम्मन से तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व की ग्रहण कर लेने से है। जब व्यक्ति संसार में अपने महत्व को समझ लेता है तो सीखने की कोशिश करता है। निर्भरता, डिपेंडेंसी। जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफलता प्राप्त करता है तो वह स्वयं समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसके निर्देशों का पालन करके जीवन व्यतीत करता है। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है। इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता है बल्कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाता है। दमन, रिप्रेशन। कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिए दमन का प्रयोग करते हैं और उससे छुटकारा पा लेते हैं। प्रक्षेपण कार्य चिंताजनक आवेगों से रक्षा करता है। इस युक्ति के अंतर्गत किसी अन्य प्रेरकों को थोपकर संघर्ष के स्रोतों को छिपा लिया जाता है। क्षतपूरक विधियाँ। यह प्रकृति का नियम है कि वह मानव को किसी क्षेत्र में सफल और किसी में असफल बताती है। जब वह एक क्षेत्र में असफल या स्वयं में कमी अनुभव करता है तो अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उत्पन्न तनाव समाप्त हो जाता है। इस विधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। आक्रामक विधियाँ, एग्रेसिव मेथड।
आक्रामक विधियों से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक व्यवहार से है, जिससे उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार के द्वारा सामना किया जाता है। इस विधि से व्यक्ति का मानसिक तनाव शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। आक्रामक उपायों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष आक्रामकता का वह है जिससे व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है जो उसके असंतोष का कारण होता है। अप्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिसमें व्यक्ति असंतोषजनक परिस्थिति पर आक्रमण न करके अन्य ढंग से आक्रामक व्यवहार करके मानसिक तनाव को दूर करता है। अब बच्चों हम देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ, महत्व एवं कारक। व्यक्ति विभिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। व्यक्ति विभिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसके माँ एवं पिता के पूर्वजों से स्थानांतरित की गई होती हैं। इसी कारण साथ ही पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये विभिन्नताएं विद्यार्थी की विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्ति विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी के अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्ति विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति विभिन्नता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी एक ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। टायलर शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक संबंधित क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों, व्यक्तित्व के लक्षणों को माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यदि हम उपयुक्त कथनों को विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता के आधार पर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। अब बच्चों देखिए कारक क्या है। व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित कारक क्या हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व या व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर इसी कारण से सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्ति विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। वंशानुक्रम भी वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं, हम सब का जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी इसका क्या कारण है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। इसका एक ही यही उत्तर है कि हम सब का वंशानुक्रम क्या है, भिन्न भिन्न है। वातावरण
व्यक्तित्व विभिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः भिन्न सामाजिक वातावरणों के निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का समान विकास संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का समान विकास संभव नहीं है। नंबर 1 तीसरा क्या, जाति प्रजाति देश। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियां और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य तथा द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार हिंदुओं के वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार से नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान तथा कार्यकुशल होती है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आयु व बुद्धि। व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी भी प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर स्पष्ट रेखा खींच देती है। शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उन्हें भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा या गरीबी को सभी की तरह पापों और दुर्गुणों के कारण माना जाता है। गरीब के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम अपराध समझते हैं। लिंग भेद। व्यक्ति विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है, बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं के आगे होते हैं। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण के अनेक कारक हैं। जहाँ तक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों पर प्रश्न है कि उसकी विभिन्नता के कुछ अन्य प्रमुख कारण हैं। कुछ अन्य कारक प्रमुख हैं। इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा है कि बालकों की विभिन्नता श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा और बुद्धि परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपनों में विचलन है। व्यक्ति विभिन्नता का महत्व। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्ति विभिन्नताओं के अधिक महत्व देते हैं। उनको यह विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तित्व विभिन्नता का महत्व सर्वाधिक है। कुछ महत्व इस प्रकार हैं। व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तित्व विभिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों को हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण, यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा बहुत ही उपयोगी होती है। अध्ययनों में देखा गया है कि
कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समझातीयता होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालक की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम होने से शिक्षक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत संपर्क व संबंध अच्छा होता है तथा वह विद्यार्थियों में उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, आवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा में पूर्ण करने की मात्र क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमता, योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। व्यक्ति विभिन्नताएं लिंग भेद के कारण भी पाई जाती है, जिससे बालक बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए सामान्य पाठ्य विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर स्पष्ट रेखा खींचा जाना आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी प्रकार स्किनर महोदय ने उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारियों के चयन में व्यक्ति विभिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मचारी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्थानांतरण के समय भी व्यक्ति विभिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। अतः सारांश के रूप में बालकों में व्यक्ति विभिन्नताओं का शिक्षा अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं। बाल मानव विज्ञान के क्षेत्र में बालकों के व्यवहार को समझने, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्ति विभिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। तो बच्चों आज यहीं तक का ठीक है।